हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ओके, और आज की जो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग की सहायता से आज हम ज्ञात करेंगे किसी कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, अनंत कुचालक चादर के कारण। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो हम यहाँ पर बात करें कि जैसे अनंत हमने कहा यहाँ पर, है ना। तो अनंत कुचालक चादर से मतलब ऐसा नहीं होगा कि जिसकी विमाएं अनंत हो, मतलब ऐसी चादर नहीं होगा कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई अनंत हो, इसको ही हम अनंत मानेंगे, है ना। यहाँ अनंत एक सापेक्षिक शब्द है। सापेक्षिक शब्द से मतलब जैसे ऐसे समझो कि हमारी जो चादर है, जो शीट है, ठीक है ना, या जो तल है, सतह है, उससे जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है ना, मैं ये शीट को ऐसे बना के दिखाता हूँ, जैसे हमारी ये चादर है ना, और इसके पास में हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये जो बिंदु P की जो दूरी है, अगर वो चादर की लंबाई और चौड़ाई या क्षेत्रफल की तुलना में बहुत छोटी सी हो, तो फिर उसके लिए चादर किसकी तरह बिहेव करेगी? अनंत चादर की तरह बिहेव करेगी, है ना। मतलब अनंत शब्द यहाँ से मीनिंग क्या है हमारे पास कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं उसकी दूरी की तुलना में चादर की लंबाई और चौड़ाई बहुत अधिक हो, तो फिर वो चादर उसके लिए अनंत की तरह व्यवहार करेगी। मतलब अनंत से मतलब ये नहीं है कि वास्तव में वो वस्तु की और जो चादर है उसकी लंबाई अनंत हो, चौड़ाई अनंत हो। अनंत यहाँ एक सापेक्षिक शब्द है। जैसे अब अगर हमने कहा हमसे यहाँ पर कि हम इस बिंदु P को दूर रख देते हैं, है ना। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर उदाहरण के लिए हमारी जो चादर है उसकी लंबाई और चौड़ाई, मान लो उसकी लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर है ना। 100 सेंटीमीटर लंबी और 100 सेंटीमीटर चौड़ी चादर है, इस तरह से, है ना। लंबाई 100 और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जो क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर बोल दे या 1000 सेंटीमीटर बोल दे, बड़ी मान ले थोड़ी सी, है ना। 1000 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर की ऐसे मान, है ना। तो अब यहाँ जो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, जैसे मान लो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये बिंदु P, ठीक है, कितनी दूरी पर हो? 1 सेंटीमीटर दूरी पर हो या 1 mm दूरी पर हो। तो ये जो 1 mm है या 1 सेंटीमीटर है वो 1000 सेंटीमीटर की तुलना में कैसा है? बहुत ही कम है। मतलब वस्तु की उसकी चादर और लंबाई और चौड़ाई की तुलना में बहुत ही कम है बिंदु P की दूरी। तो फिर ये 1000 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाली चादर ही उसके लिए किसकी तरह व्यवहार करेगी, है ना, अनंत चादर की तरह व्यवहार करेगी, है ना, अनंत लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। और अगर मान लो जो कि जैसे जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो वो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। मतलब हमारी चादर की लंबाई चौड़ाई 1000 सेंटीमीटर है और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वो 100 सेंटीमीटर पे, तो फिर ये दूरी बहुत बड़ी है। फिर इस ये वाले बिंदु के लिए, इस स्थिति के लिए ये चादर अनंत की तरह व्यवहार नहीं करेगी। अनंत की तरह व्यवहार कब करेगी? जब बिंदु P बहुत उसके समीप हो, जो है ना। जैसे एक और बात से समझो, जो एक और उदाहरण से, है ना। जैसे हम कहीं पहाड़ के सामने खड़े हैं, तो पहाड़ को जो अगर हम बहुत पास से देखते हैं, उसके समीप से, तो हमको बहुत अनंत लंबाई चौड़ाई वाला दिखाई देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसी पहाड़ को जो है ना, माउंटेन को दूर से देखते हैं, तो फिर वही पहाड़ या माउंटेन हमारे लिए छोटा सा रहेगा। तो मतलब हमारी दूरी उससे जितनी पास होते जाएगी, हम जितने पास होते जाएंगे पहाड़ के, माउंटेन के, उतने वो हमारे लिए बड़ा आकार में दिखता चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो एक सापेक्षिक शब्द है, ठीक है। मतलब सीधे कहें कि बिंदु P कहाँ पर हो, उसके इतने समीप हो कि बिंदु उसके लिए वस्तु चादर की चौड़ाई अनंत की तरह व्यवहार करने लगे, है ना। ऐसे चलो, ये तो हुई जो अनंत शब्द का मतलब अनंत का मतलब आप ये नहीं समझो कि वास्तव में अनंत हो, ठीक है ना। अब दूसरा जो हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी चादर के कारण, ठीक है। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा समझते हैं, फिर उसका विद्युत क्षेत्र का मान हम निकालेंगे, है ना। तो जैसे जो देख, मान लो हमारी ये कोई, है ना, चादर है, ठीक है, इसको हम 2 भागों में बटा हुआ मान रहे हैं, है ना। और यहाँ से किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है।
तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो इस पूरी प्लेट पर क्या है, आवेश है, ठीक है ना, पूरी प्लेट पर आवेश है, इधर भी है ना, कोई चालक प्लेट है तो उसके पूरे सभी बिंदुओं पर आवेश फैला हुआ है, ऐसा हमने माना। तो हम इससे विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, देखो बिंदु P पर जो है, ठीक है, चादर के दोनों ओर, मान लो हमने चादर को दो भागों में बटा हुआ मान लिया है ना, दो बराबर भागों में, तो इधर का भाग भी उस पर विद्युत क्षेत्र बनाएगा, इधर का भाग भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा। तो इधर वाला जो पार्ट है चादर का, ये वाला पार्ट, इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र बनेगी उसकी दिशा जो इस ओर रहेगी, है ना, ये पहले पार्ट का विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। फिर इसी तरह से तो यहाँ पर इधर वाला पार्ट भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा उस पर, तो इसका विद्युत क्षेत्र भी कैसे चलेगा, इस दिशा, ये इसका विद्युत क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर तो हम क्या देखते हैं कि ऊपरी वाला भाग निचले वाला भाग दोनों इस तरह से विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, इनकी, है ना, परिणामी, है ना, वो नियम लगा सकते हैं हम सदिश योग का, ठीक है, समांतर चतुर्भुज नियम। तो यहाँ पर दोनों का जो परिणामी दिशा इस ओर रहेगी, तो ये हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई, ठीक है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे समझ में, क्या समझ में हमको, चादर के तल के लंबवत होती है ना, अनंत जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है चादर पर लंबवत होगी, चादर के तल पर लंबवत होगी। और लंबवत कैसे होगी, अगर धनात्मक आवेशित है तो चादर के लंबवत बाहर की ओर होगी, है ना, ऐसे बना देते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो अगर धनावेशित है चादर पे तो विद्युत क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर होगा, है ना, दोनों ओर, इधर भी दोनों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। और अगर ऋण आवेशित है चादर, ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र लंबवत तो होगा ही, लेकिन किधर की ओर होगी उसकी दिशा, चादर की ओर होगी, है ना। तो ये तो हो गई जो बात विद्युत क्षेत्र की दिशा की, है ना, समझ में आ गया हमको यहाँ पर कि जो चादर है, कुचालक चादर, वो जो विद्युत क्षेत्र बनाएगी उसकी दिशा चादर के तल के लंबवत होगी, ठीक है ना। अब देखिए बेटो, हमें गणना करनी है विद्युत क्षेत्र की, ठीक। तो हमने यहाँ क्या मान लिया है कि कोई अनंत लंबाई की, अनंत, है ना, क्या है, कुचालक चादर है, कुचालक शीट है, जिस पर एक समान आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। आवेश घनत्व दिया है जो पृष्ठीय आवेश घनत्व, उस पर सिग्मा माना है हमने, मतलब आवेश कहाँ पर फैला, उसके पृष्ठ पर, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दिया है, जिससे आर दूरी पर, है ना, जैसे मान लो तो ये चादर है हमारी, ठीक है, इसको साइड व्यू से हम दिखा रहे हैं, मतलब ये जो चादर है ऐसी है, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं इस तरह से, है ना। तो इससे आर दूरी पर किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, गॉस की प्रमेय लगानी है। तो गॉस की प्रमेय लगाने के लिए जो हम क्या करते हैं, चादर की, ये जैसे ये चादर हो गई हमारी, ठीक है, इससे आर दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो अब हम यहाँ गॉसियन थ्योरम लगानी है, तो गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, वहां बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, है ना, क्योंकि गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ से ही आरोपित होती है। तो यहाँ देखें, तो जिसके लिए हमने क्या कर लिया, माना जिसके लिए हमने एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना की, मतलब जो चादर है, चादर के दोनों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ की रचना की, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, a, मतलब जो हमने बेलनाकार पृष्ठ बनाया है, जो बेलनाकार पृष्ठ का परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब जैसे ये बेलन है जो ये वाला, तो ये सर्कुलर पार्ट का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम परिच्छेद क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। तो मान लिया कि हमने परिच्छेद क्षेत्रफल a वाले बेलनाकार पृष्ठ की रचना की, जो कि हमारा क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। क्या माना है हमने कि माना कोई अनंत, ठीक है, कुचालक चादर एक समान आवेश घनत्व सिग्मा से आवेशित है, जिसके समीप किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिसके लिए हम क्षेत्रफल A वाले, परिच्छेद क्षेत्रफल A वाले बेलनाकार पृष्ठ की रचना करते हैं, है ना, चादर के दोनों ओर बेलनाकार पृष्ठ की रचना करते हैं, जो कि गॉसियन पृष्ठ होगा, है ना, ठीक है, ये हमने माना है।
और यही बात हमने यहाँ पर कथन में लिख भी दी है। ठीक है, अब इसके बाद की विधि हमें पता है जो सेम हम सभी प्रमेय में लगाते आए हैं, सभी एप्लीकेशन में लगाते आए हैं। हम क्या करते हैं अब कि पहले जो गॉसियन पृष्ठ होगा जो उससे संबंध विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉस की प्रमेय से आधार पर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा, है ना। तो अब देखो तो यहाँ पर कि जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है बेलनाकार पृष्ठ, इसको हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है, बी, सी। ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने उसको, ए बी सी। मतलब जो वृत्ताकार पृष्ठ है उनको नाम दिया हमने ए बी, और वक्राकार पृष्ठ जो है उसको नाम दिया है सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर है ना बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हम देखें, मतलब क्षेत्रफल यहाँ पता है कितने हैं, ए ही है, ये क्षेत्रफल भी ए है, ये क्षेत्रफल भी ए है। ठीक है, अब यहाँ विद्युत क्षेत्र देखो जो कितना हो, दिशा देख ले पहले। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट के लंबवत होती है, तो ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगी, है ना, ये आ गई विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब जो हमारा क्षेत्रफल B है ये इस ओर है ना, गोलाकार क्षेत्रफल है, इसकी क्षेत्रफल सदिश किधर होगी, ऐसा क्षेत्रफल है वो, है ना, तो इसकी क्षेत्रफल सदिश इस ओर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश इसको हम ds से दर्शा देते हैं, ठीक है, या dA से भी दर्शा सकते हो, है ना, क्षेत्रफल सदिश, चलो ds से बताइए, है ना, इस ओर है, दोनों समान दिशा में। ठीक है, अब यहाँ देख ले जो इस बिंदु पर इधर मतलब पृष्ठ A पर, तो यहाँ पृष्ठ A पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है ना, प्लेट से दूर की ओर ही रहेगी, प्लेट धनात्मक है, और ये वाला जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा किधर होगी, है ना, ऐसा क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा इस ओर, इसकी क्षेत्रफल सदिश ds इस दिशा में होगी। ठीक है ना, क्षेत्रफल सदिश को आप कोई भी नाम दे सकते हो, dA दे सकते हो, या सिर्फ a दे सकते हो, या ds दे सकते हो, हमने ds देखी सकती है। ठीक है ना, अब ये होगी जो बात। फिर नेक्स्ट जो हमारा वक्राकार पृष्ठ है ये वाला, ठीक है, इस वक्राकार पृष्ठ की जिसको हमने नाम C दिया है, वक्राकार पृष्ठ C, इसकी क्षेत्रफल सदिश, है ना, वक्राकार पृष्ठ ऐसा है तो उसकी क्षेत्रफल सदिश ऐसी रहेगी, तो ये ds हो गया। ठीक है ना, अब देखो जो ये तो हो गई दिशा, हमने सब तीनों बिंदु पे देख लिया। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, गॉसियन पृष्ठ, पूरे गॉसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है ना। तो यहाँ जो हम गॉसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या विधि लगा सकते हैं कि पहले हम उसके वृत्ताकार पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकाल लें। ये कौन सा पृष्ठ है, वृत्ताकार A, फिर ये वाला वृत्ताकार B, है ना, फिर ये वाला कौन सा पृष्ठ है, वक्राकार। ठीक है, तो वक्राकार पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकाल लो। ठीक है, इस वृत्ताकार A से संबंधित, वृत्ताकार B से संबंधित, वक्राकार C से संबंधित। मतलब हम यहाँ करेंगे क्या, पहले वृत्ताकार पृष्ठ A से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर वक्राकार पृष्ठ B से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर वक्राकार पृष्ठ C से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, है ना, सूत्र लगाकर, फिर इन तीनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास पूरे बंद पृष्ठ से संबंध, गॉसियन पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, है ना। तो ये विधि हमारी रहेगी, मतलब हम तीनों पृष्ठ से अलग अलग विद्युत फ्लक्स निकालकर उनका योग कर लो। ठीक है ना, आसान विधि यही है हमारी। ठीक है, तब देखिए तब अब क्या करेंगे, पहले हम वृत्ताकार पृष्ठ, ठीक है, वृत्ताकार पृष्ठ A से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वृत्ताकार पृष्ठ A से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का सूत्र इसको हमने फाई A से दर्शा दिया जो, और विद्युत फ्लक्स का सूत्र हमें पता है E ds cos थीटा, ऐसा होता है ना, जहां पर E होगा जो विद्युत क्षेत्र, ds होता है क्षेत्रफल, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ये वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल भी A माना, तो इसका क्षेत्रफल हो गया A, तो यहां हम लिखेंगे E इंटू A। ठीक है, फिर थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र। तो देखो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों कैसी दिशा में है, समांतर दिशा में, समान है। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर, थीटा हो जाएगा 0, और 0 तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, है ना, cos 90, cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी।
आ गया सूत्र समझ में यहाँ पे। तो हमारे पास जो है ना cos थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो सूत्र क्या बचा हमारे पास, सिर्फ विद्युत फ्लक्स का E इंटू ए, ठीक है। ऐसा ये पूरा सूत्र लिखना है जो सूत्र लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें, है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ रीजन भी लिख दो, क्योंकि E व ds है ना, ds मतलब क्षेत्रफल सदिश, ds परस्पर समांतर है, ठीक है, ये है ना। फिर इसी तरह से जो दूसरा पृष्ठ है, वृत्ताकार पृष्ठ B से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वृत्ताकार है ना, ठीक है। तो अब यहां से जो फाई B ये वाले पृष्ठ है ना, अब इसमें भी देखो यहाँ क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों समान दिशा में है ना। तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा ई ए, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख देते ई ए। यहाँ पर भी रीजन लिख दो, ई व डी एस कैसे हैं, परस्पर समांतर है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरह से है ना, तथा किसे निकालना है हमको, वक्राकार पृष्ठ, ठीक है, वक्राकार पृष्ठ C से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है, वक्राकार पृष्ठ C से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक। अब इसको दर्शा दिया फाई C से, ठीक है ना। सूत्र है E ds cos थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान देखो तो यहाँ पर cos थीटा किसके बीच का कोण है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र। तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र यहाँ पर परस्पर कैसे है, लंबवत है ना। इनके बीच का कोण जो कितना दिख रहा है हमको, 90 अंश। तो थीटा यहाँ पर 90 अंश है, तो cos 90 रख देंगे हम यहाँ, है ना। E ds cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मान कितना आ गया यहाँ पर 0, ठीक है। और रीजन भी हम लिख देंगे, क्योंकि E व ds परस्पर लंबवत है ना। ds से मतलब क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ से क्या करना है हमको, तीनों का योग कर देना है, ठीक है। तब गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स फाई से दर्शा रहे, फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, ठीक है ना। अब तीनों को जोड़ दो तो यहाँ पर, तो फाई आ जाएगा हमारे पास ई ए प्लस ई ए, और फाई सी का मान है 0, ठीक है। फिर फाई आ गया ये 2e a, ये आया फिर हमारे पास समीकरण 1, ठीक है। अतः अब हम लगाते हैं तो गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ठीक है। सूत्र लिख रहे हैं यहाँ पर फाई 1/ε0, है ना, और गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत, है ना। सूत्र क्या है, 1/ε0 इंटू में गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश, ठीक है, ये सूत्र है ना। तो गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश है, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पर फाई का मान हम रख रहे हैं 1/ε0। अब गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश कितना होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है जिसने चादर को घेरा है, उसके अंदर क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम जो बात यहाँ समझो, जैसे हमारे पास जो एक चादर है ना, ये इस तरह से, ओके,
अब हमने जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है उस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, बेलनाकार पृष्ठ हमने बनाया है। जैसे इस पूरे चादर पर आवेश है ना, आवेश इस पूरी चादर पर फैला हुआ है, लेकिन हमको तो सिर्फ आवेश कौन सा चाहिए, जो गॉसियन पृष्ठ ने घेरा हुआ है वो आवेश हमको चाहिए बेटा यहाँ पे। तो गॉसियन पृष्ठ ने कितना आवेश घेरा है, जितना आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, ठीक है, उसे ऐसे समझो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, है ना, हमने क्या किया, हमने एक बेलनाकार पृष्ठ बनाया। तो बेलनाकार पृष्ठ ने जो हमने क्या कहा कि हमने जो बेलनाकार पृष्ठ लिया है ऐसे ऐसे समझो, उसका क्षेत्रफल कितना है, ए है ना। बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो इसका मतलब जो बेलनाकार पृष्ठ है वो चादर के कितने क्षेत्रफल को ही घेरेगा, केवल क्षेत्रफल ए को, है ना। मतलब जो बेलनाकार पृष्ठ है हमारा वो चादर के कितने क्षेत्रफल को घेरेगा, क्षेत्रफल ए को। इसका मतलब ये हुआ कि चादर के भाग ए पर क्षेत्रफल ए पर जितना आवेश है वही आवेश किसके अंदर आवेश कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कहलाएगा। फिर से क्या कहा जो हमने कि गॉसियन पृष्ठ चादर के जितने भाग क्षेत्रफल को घेरा होगा उस घेरे हुए क्षेत्रफल के अंदर वाला आवेश ही गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कहलाएगा। मतलब कितने क्षेत्रफल वाला आवेश कहलाएगा, ए क्षेत्रफल वाला आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर होगा, है ना। तो अब हम आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। हमें आवेश का सूत्र पता है, आवेश क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व, घनत्व के आधार पर पृष्ठ आवेश घनत्व गुणित में क्षेत्रफल, ठीक है, ये सूत्र है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व के आधार पर आवेश का सूत्र। तो हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दिया हमको, सिग्मा दिया है ना, हमने माना है सिग्मा। और कितने क्षेत्रफल पर आवेश चाहिए हमको, क्षेत्रफल ए पर। तो आवेश कितना आ गया यहाँ पर, सिग्मा ए, सिग्मा ए, इसको दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ जो एक बात ध्यान दे कि ये जो हमने आवेश लिया है, ठीक है, ये सिर्फ एक परत वाला आवेश हमने लिया है। मतलब देखना, हमने जो गॉसियन पृष्ठ बनाया है वो गॉसियन पृष्ठ दोनों ओर है, ठीक है ना। आधा भाग उसका इधर की ओर है प्लेट के और आधा भाग इधर है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर जो आवेश की मात्रा ली है केवल एक पृष्ठ के कारण ली है। मतलब हम, है ना, हमने केवल इधर से भी कितने आवेश को माना, जैसे एक पृष्ठ ने यहाँ घेरा है तो इसके अंदर कितना आवेश है, इधर वाले पृष्ठ पर सिग्मा ए। फिर आधा बेलन इधर की ओर है तो इधर भी जो कितना आवेश रहेगा, सिग्मा ए आवेश इसके अंदर रहेगा। तो हमने दोनों तरफ का आवेश नहीं लिया है, दोनों तरफ का आवेश नहीं लिया, हम सिर्फ एक तरफ के आवेश को ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान आएगा वो चादर की एक तरफ के आवेश के कारण आएगा। ध्यान रखना मुझे, ये सूत्र जो निकलेगा हमारा, ये सूत्र, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र तो रहेगा, किसके कारण रहेगा, चादर के कारण, लेकिन चादर के एक पृष्ठ के कारण रहेगा, दोनों पृष्ठ के कारण नहीं रहेगा। अगर हमें दोनों पृष्ठ के कारण निकालना है तो हम यहाँ आवेश दोनों पृष्ठों का ले लेंगे, और दोनों पृष्ठों का ले लेंगे तो डबल हो जाएगा वो, है ना। तो आयन समझो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो आवेश की मात्रा हमने रखी है वो आवेश की मात्रा चादर के एक तरफ के पृष्ठ के कारण रखी है, तो विद्युत क्षेत्र भी एक पृष्ठ वाला मिलेगा हमको, है ना। तो ध्यान में रहे, है ना, मतलब यही जो इसमें ध्यान देने वाली बात है। दोनों तरफ का अगर आवेश ले रहे होते तो यहाँ 2 सिग्मा रहते हैं, तो फिर वो दोनों तरफ की प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र हमको मिलता, दोनों पृष्ठों के कारण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया, है ना, समीकरण 1 और 2 से हमारे पास विद्युत फ्लक्स आ गया। तो आप दोनों की तुलना कर रहे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। इधर फाई का मान कितना है, 2E × A, ठीक है ना, और इधर कितना मान है, 1/ε0 सिग्मा A, ठीक है। तो ये से कैंसिल हो गया, E का मान मुझे यहाँ पर आ गया 1/, सिग्मा, है ना, ये सिग्मा 2ε0 न्यूटन बटे कूलम। ध्यान देने वाली बात है, ये चादर के एक वाले पृष्ठ के तरफ का है, दोनों पृष्ठ का होता तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर नोट में डाल दो जो, अगर हम दोनों पृष्ठ का निकाल रहे हैं तो, ठीक है, चादर के दोनों पृष्ठ के कारण, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो दोनों पृष्ठ के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, हम यहाँ 2 सिग्मा रख देते हैं,
तो ये 2 सिग्मा रहता है, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता, तो बटे में क्या आता है यहाँ पर, मतलब एक पृष्ठ के कारण इतना है तो दूसरे के कारण उसमें ऐड हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन बटे कूलम। ये रहेगा तो हमारे पास किसी कुचालक चादर, अनंत कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजन को, ठीक है ना। चलिए जो ना, अब हम इसका नेक्स्ट अनुप्रयोग देखते हैं किसी अनंत चालक तल या चालक सतह के कारण, है ना। जैसे मान लो कोई जो धातु है ना, या कोई चालक है, तो चालक पर जो हम आवेश देते हैं, ठीक है, तो उसके तल पर एक समान रूप से आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो हम किसी चालक के तल के कारण वहां पर उसके पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर सेम स्थिति जो हमने मान ली है कि हमारा कोई चालक तल है, ठीक है। एक बात हमको पता है क्योंकि चालक के भीतर आवेश नहीं होता है, चालक के अंदर को दिया गया आवेश कहाँ पर फैल जाता है, उसकी पूरी सतह पर, उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। तो यहाँ मान लिया हमने कि कोई चालक तल है, ठीक है, जिसके समीप किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, है ना, गॉस प्रमेय लगानी है, तो गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं पहले यहाँ पर। तो जिसके लिए हमने एक बेलनाकार, ठीक है, क्या किया हमने, जिसके लिए हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, ठीक है, जिसका आधा भाग जो है वो पृष्ठ के अंदर है और तल के अंदर है, और आधा भाग जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां से पास हो रहा है, बाहर है ना। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। मान लिया अब जो पृष्ठ हमने बेलन बनाया है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, a, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, इस बेलन का नाम भी हमने दे दिया, ठीक है, a, b और c, ठीक है ना, ओके। फिर यहाँ पर जो है ना, जिस इसका परिचय क्षेत्रफल भी हमने a ही माना है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो होगी हमारे गॉसियन पृष्ठ की रचना सब, ठीक है, और वो हमने यहाँ लिख भी दिया है शब्दों में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मतलब डेरिवेशन इसका भी वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर सूत्र में। तो हमको मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गॉसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए पहले हम उसके जो वक्र है ना, वृत्ताकार पृष्ठ है, ये वृत्ताकार पृष्ठ A, B और इनके कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर वक्राकार पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उन तीनों का योग कर देंगे, जैसे इससे पहले वाली विधि में हमने किया है ना। तो अब देखो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले तो जो चालक तल है ना, चालक तल है, तो इस पर आवेश इस तरह से, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी तल के लंबवत होगी। तो धनात्मक आवेशित है तो तल के लंबवत दूर की ओर होगी, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर, ठीक है। और यहाँ जो क्षेत्रफल सदिश रहेगी उसकी दिशा भी उसी दिशा में आएगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है ना, ये ओके है ना। तो अब देखिए वृत्ताकार पृष्ठ A से संबंध विद्युत फ्लक्स निकालना है पहले। तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स का सूत्र बन जाएगा सिर्फ A इंटू A, विद्युत क्षेत्र गुणित क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल A ही माना हमने। फिर वृत्ताकार पृष्ठ B से संबंध विद्युत फ्लक्स, तो वृत्ताकार पृष्ठ B, अब ये कहां पर है, जो ये पृष्ठ चालक के अंदर है, तल के अंदर है ना। तो हमें पता है कि यहाँ पर आवेश नहीं होगा, तल पूरा जो आवेश है वो तल के बाहर होता है ना, सॉरी तल पर होगा, चालक के पृष्ठ पर होगा, है ना, भीतर कोई आवेश नहीं होगा। तो यहाँ पर ठीक है, इससे संबंध विद्युत फ्लक्स मतलब यहाँ कितना ही आ जाएगा जो, ठीक है, 0 आ जाएगा, क्योंकि वृत्ताकार पृष्ठ कहाँ क्या लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, रीजन लिख देंगे, वृत्ताकार पृष्ठ B से संबंध विद्युत फ्लक्स हम लिख देंगे 0, क्योंकि ठीक है वृत्ताकार पृष्ठ है ना, चालक के वृत्ताकार पृष्ठ B है ना, तल के भीतर स्थित है। अब भीतर है तो जो पूरा विद्युत फ्लक्स होगा वो चालक के अंदर थोड़ी जाएगा, कि चालक से बाहर की ओर ही जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स से शून्य होगा। फिर इसी तरह से वृत्ताकार पृष्ठ C
है ना, वृत्ताकार पृष्ठ सी देखिए बेटा ये वाला, तो यहाँ विद्युत वृत्ताकार पृष्ठ सी की क्षेत्रफल सदिश ऐसी है और विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ऐसा है, दोनों लंबवत है, तो दोनों लंबवत है तो उनके बीच का कोण यहाँ पर 0 हो जाएगा, वृत्ताकार पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स 0 आ जाएगा, है ना, ये बस ठीक है। तो इस तरह से जो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब तीनों पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स आ गया, कोई विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए दोनों का योग कर तीनों का योग कर देंगे, तो गॉसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स यहाँ पर फाई बी का मान भी 0 आ गया, तो ये विद्युत फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ए से। फिर गॉस की प्रमेय की से गॉसियन पृष्ठ संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश, ठीक है। बात वही आएगी जो गॉसियन पृष्ठ मतलब जो हमारा बेलनाकार पृष्ठ है उसने कितना क्षेत्रफल घेरा होगा, तल का क्षेत्रफल a घेरा होगा, तो उस a क्षेत्रफल में कितना आवेश आएगा, सिग्मा a, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, तो सिग्मा a एज इट इज, ठीक है। फिर समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, तो समीकरण 1 है हमारे पास E इंटू ए 1/ε0 सिग्मा a से a कैंसल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई σ/ε0, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारे पास किसके कारण विद्युत क्षेत्र, किसी चालक के तल के कारण, ये चालक के पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। सेम डेरिवेशन लगभग दोनों के, ठीक है। चलिए बेटा ना नोट कर लीजिए। चलिए बेटा ना अब हम यहाँ पर देखते हैं जो दो समांतर आवेशित कुचालक प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र या कुचालक चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। मतलब अभी तो हमने गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से, ठीक है, किसी कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की है। अब अगर हम ऐसे मान ले बच्चों कि हम दो चादरों को ऐसे रखते हैं पास में, मतलब या दो प्लेटों को रखते हैं, दो चादरों को रखते हैं परस्पर एक दूसरे के समीप, तो उनके कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र बनेगा, है ना, प्लेटों के बाहर वाले क्षेत्र में और प्लेटों के बीच वाले क्षेत्र में, मतलब आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की मान में क्या परिवर्तन आएगा उसकी हमको गणना करनी है ना। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा एक समान रूप से आवेशित दो समांतर अनंत कुचालक चादरों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया कि माना दो अनंत समांतर कुचालक चादरें ए और बी जिन पर आवेश घनत्व सिग्मा ए और सिग्मा बी है परस्पर कुछ दूरी पर रखी है, जिसके कारण हमें आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में तीन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, P1, P2 और P3 पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो हम दो स्थितियों में इसको निकालेंगे, मतलब पहली स्थिति में कि दोनों प्लेटों पर या तो समान आवेश हो सकता है या तो वो दोनों धनात्मक आवेशित हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, या एक धनात्मक या एक ऋणात्मक, मतलब विजातीय आवेश हो सकता है। तो पहला केस हम देख रहे थे, दो चादरों पर सजातीय आवेश हो तब परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, है ना। तो जो हमने माना है जो उसका कथन हमने यहाँ लिख दिया है कि माना एक समान रूप से आवेशित दो अनंत कुचालक चादर वो भी परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है, जिन पर आवेश घनत्व सिग्मा है और सिग्मा बी है, जिनके कारण हमें आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में तीन बिंदु हो, है ना, तीन बिंदु हो। यहाँ पर नाम लिख देते थे P1, ठीक है, P2 व P3 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है ना। तो चलिए जो पहले आप इसको यहाँ पर कथन में नोट कर लेना, फिर हम उसका व्यंजक देखते हैं, है ना। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जो, ओके। चलिए जो है ना नेक्स्ट देखते हैं जो, ठीक है। तो अब पहले बिंदु पर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, बिंदु P1 पर, है ना। बिंदु P1 कहाँ पर है, बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र से मतलब जो प्लेटों के बाहर है वो, ठीक है। तब यहाँ पर, ठीक है, दोनों प्लेटें अपने विद्युत क्षेत्र बनाएगी, मतलब प्लेट ए भी अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगी, प्लेट बी भी विद्युत क्षेत्र बनाएगी, ठीक है। तो प्लेट ए का जो विद्युत क्षेत्र है इसके विद्युत क्षेत्र को जो हमने ई ए से दर्शा दिया, ओके। और इसकी दिशा हमको पता है, धनात्मक आवेशित है तो प्लेट से ये चादर से दूर की ओर होगी, तो ई ए की दिशा होगी इस ओर, है ना। फिर इसी जगह पे जो बी भी अपना विद्युत क्षेत्र बनाएगी, तो बी धनात्मक आवेशित है तो इसका विद्युत क्षेत्र भी इस ओर आएगा, ये विद्युत क्षेत्र हो गया किसका, प्लेट बी का, ठीक है। तब इनके मान तो हमको पता है, अभी हमने निकाले होते यहाँ पर, तब ठीक है हम लिखते हैं तो यहाँ चादर ए के कारण, ठीक है ना, या प्लेट ए के कारण भी लिख सकते हो, ए के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसको दर्शा रहे हो ई ए से, है ना। और
इसका मान हमें अभी पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसकी दिशा जो दिशा भी हम बता दें, सदिश रूप में बता रहे तो दिशा के लिए हम या तो ऐसा लिख सकते हैं प्लेट ए से, है ना, किधर की ओर है, दूर की ओर है, या अक्ष की सहायता से बता सकते हैं, जैसे इधर धनात्मक एक्स अक्ष और इधर हो तो ऋणात्मक एक्स अक्ष, तो अक्ष की सहायता से हम यहाँ बता देते हैं ना। आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हो जो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इधर की ओर धन एक्स अक्ष की ओर, ठीक है, धन एक्स अक्ष की ओर, ओके, या धनात्मक आप शब्दों में लिख देना, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास ये का मान। फिर इसी तरह से जो तब तथा, ठीक है, चादर बी के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, या बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र, तो इसके विद्युत क्षेत्र को सिग्मा और ई बी से हमने दर्शाया है। मान तो वही रहेगा जो, है ना, क्योंकि अनंत चादर हमने कही, अनंत चादर है तो उस पर ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि प्लेट से उसकी दूरी कितनी है ना। तो ए हमको ऐसा लग रहा है कि ए पास में है तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, बी दूर है तो विद्युत क्षेत्र कम, ऐसा नहीं। जो अनंत है यहाँ पर तो दोनों अनंत चादर होने के कारण उनका विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। तो बी का विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर समान आएगा। मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि जो ए है वो पास में तो उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए और बी दूर है तो विद्युत क्षेत्र कम होना चाहिए, लेकिन हमने इनको अनंत माना है, जो अनंत चालक माना है, जो अनंत को चालक लेते हैं, तो इनका अनंत होने पर उनकी विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। अभी हमने समझा इससे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है ना। दिशा क्या होगी इसकी दिशा भी जो एक्स अक्ष की, सॉरी धन एक्स नहीं ऋण एक्स है ना, इधर है ना ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर, तो यहाँ पर ऋणात्मक, ठीक है, ऐसा लिख देना ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। यहाँ पर भी शब्दों में लिख देना है आपको, तो यहाँ पर भी आप शब्दों में लिख देना, क्या हो जाएगा ये ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। अब यहाँ देखें क्योंकि ई ए व ई बी दोनों की दिशा में जो ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर है, मतलब दोनों समान दिशा में है ना, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई ओ ई बी कैसी है, परस्पर समान दिशा में है ना, समान दिशा में है। तो हम यहाँ पर परिणामी के लिए क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो ये इसको हमने ई से दर्शा देते, और यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगी यहाँ पर, तो ये और एक मिनट हमने यहाँ पर एक से लिखा, इनकी क्या बताई है क्षेत्र, सॉरी है ना, हमने क्लास टेन तो कितना बताया है सिग्मा ए, तो यहाँ सिग्मा ए लिखेंगे, आप सिग्मा बी लिखेंगे ना, तो यहाँ पर सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बी 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर। और ई का मान जो है ना, हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन दिख रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, ये रहेगा आपके हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र। और दिशा किधर रहेगी, दिशा माइनस एक्स अक्ष की ओर लिख सकते हो आप, यहाँ पर परिणामी की दिशा भी लिख देना, ऋणात्मक एक्स अक्ष की और ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। अब यदि इसमें कंडीशन लगाए तो यदि, ठीक है, चादरों पर, ठीक है, आवेश घनत्व एक समान हो, ठीक है, ये भी चादरों पर एक समान हो, ठीक है, मतलब हम क्या लिखना चाह रहे हैं, सिग्मा ए बराबर सिग्मा बी, दोनों पर आवेश घनत्व समान है, तो इसको हमने सिग्मा से दर्शा दिया है ना। तब यहाँ पर ई का मान जो आएगा परिणामी विद्युत क्षेत्र जो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है, ई इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, ई आ गया तो हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन बटे कूलम, है ना। मतलब यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इतना आएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर
ठीक है ना। नेक्स्ट देखने को अब, ठीक है, कहाँ पर निकाल रहे हैं हम, बिंदु P2 पर, ठीक है। तो बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, ठीक है, बिंदु P2 पर, ठीक है, आंतरिक क्षेत्र में, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जो P2 पर विद्युत क्षेत्र कौन बनाएगा, है ना, प्लेट A बनाएगी, तो प्लेट A का विद्युत क्षेत्र प्लेट A से दूर की ओर रहेगा, है ना, और प्लेट B का विद्युत क्षेत्र भी प्लेट B से दूर की ओर रहेगा। मतलब इस बार दोनों के विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में रहेगी ना। बिंदु P2 पर मतलब कहाँ पर बात कर रहे हैं हम, प्लेटों के बीच के आंतरिक क्षेत्र में, है ना, आंतरिक क्षेत्र में, ठीक है। अब हम ये सब पूरा शब्दों में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार लिख के बता चुका, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, तब, है ना, मैं अब सिग्मा में लिख रहा हूँ। ये, है ना, प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र है, मान ये रहेगा 2/σ ε0। दिशा किधर आएगी, और यहाँ सिग्मा A आएगा, है ना। दिशा किधर आएगी उसकी, तो दिशा जो हम एक्स अक्ष के सापेक्ष बता रहे हैं, तो धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पर, है ना, सिग्मा प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र, आप शब्दों में लिख देना, मैं ये डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूँ, सिग्मा बी अपॉन में 2ε0। और इसकी दिशा किधर आएगी, ये वाली की दिशा ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। फिर नहीं बेटो, अब यहाँ देखो कि EA और EB दोनों विपरीत दिशा में है ना, क्योंकि EA व EB, है ना, एक धन एक्स अक्ष की ओर है और एक ऋण एक्स अक्ष की ओर। तो क्या है यहाँ पर, परस्पर विपरीत दिशा में, ठीक है, परस्पर विपरीत दिशा में है, तब परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, दोनों के अंतर के बराबर, है ना। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को E से दर्शा दिया, दोनों का डिफरेंस EA माइनस EB। अब यहाँ जो किसमें से किसको घटाएंगे, तो जो बड़ा विद्युत क्षेत्र का बड़ी, उसमें से छोटे को घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख देते हैं, यदि EA अधिक है EB से ना। अभी हमने यहाँ बड़ा छोटा किसको नहीं, किसको बड़ा मान लिया हमने, EA को, ठीक है। लेकिन वास्तव में आप बड़े में से छोटे को घटाओगे वहां पे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर E का मान आ जाएगा जो सिग्मा A 2ε0, ठीक है ना, माइनस सिग्मा B 2ε0। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2ε0 सिग्मा A माइनस सिग्मा B। ये रहेगा यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। अब इसमें भी हम स्थिति लगा दें, यदि दोनों पर आवेश घनत्व समान है, सिग्मा A और सिग्मा B समान है, जो आवेश घनत्व समान है दोनों पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो मान है वो दोनों के केवल आवेश घनत्व पे निर्भर करेगा, है ना। यहाँ तो जो ये नियतांक है, तो विद्युत क्षेत्र दोनों के लिए केवल आवेश घनत्व पे निर्भर करना है। तो हमने अगर आवेश घनत्व समान मान लिया, तो E का मान कितना आ जाएगा, 1/2ε0, ये सिग्मा माइनस सिग्मा, तब E बराबर आ जाएगा जो 0। ओके, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं शब्द, ठीक है। क्या समझा इससे कि आंतरिक क्षेत्र में तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 आ है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र σ/ε0, है ना। फिर इसके बाद आएगा जो तीसरी स्थिति हम देखते हैं कहाँ पर, बिंदु P3 पर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको P3 के लिए निकालते हैं, जो ठीक है। चलिए ना, अब हम इसको बिंदु P3 पर निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो P3 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं जो बिंदु P3 पर, ठीक है, मतलब बाह्य क्षेत्र में। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र के मान देख रहे हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र किसका, प्लेट A का, तो प्लेट A का विद्युत क्षेत्र तो हमेशा प्लेट A से दूर की ओर रहेगा, और EB प्लेट B का विद्युत क्षेत्र, ये भी प्लेट से दूर की ओर रहेगा। मतलब यहाँ पर दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में है, ठीक है। तो चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर, है ना, हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, तो इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वो P3 के लिए भी निकल जाएगा।
तो चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ पर, ठीक है, किधर की ओर होगा, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर। फिर ईबी भी यहाँ पर किधर की ओर है, प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र मान तो वही रहेगा, ये भी हम लिखेंगे धनात्मक एक्स अक्ष की ओर। फिर परस्पर समान दिशा में दोनों का परिणामी सेम यही आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो मतलब यहाँ पर भी परिणामी विद्युत क्षेत्र इतना आ गया। मतलब क्या ध्यान दिया हमने कि यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा। मतलब दो स्थितियों की अगर हम बात करें तो मतलब अगर दो प्लेटें सजातीय रूप से आवेशित हो, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, तो वो अपने बीच में विद्युत क्षेत्र को शून्य कर देगी, है ना। एक समान रूप से आवेशित है, समान विमाव वाली है, ठीक है ना, तो वो अपने भीतर वाले क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है और विद्युत क्षेत्र केवल कहाँ उपस्थित होगा, बाह्य वाले क्षेत्र में उपस्थित होगा, है ना। तो ये था चादरों पर सजातीय आवेश हो तब, फिर विजातीय आवेश होगा तब क्या होगा उसको भी हम देखते हैं। इतना नोट कीजिए, है ना, केवल कौन सी स्थिति नोट करोगे तो इसमें से ये तीसरी, ठीक है ना, इसको रब कर देते हैं हम। ओके, चलिए है ना, अब हम इसका सेकंड केस देखते हैं। यदि चादरों पर विजातीय आवेश हो तब, है ना, तो एक को हमने धनात्मक आवेशित मान लिया और एक को ऋणात्मक आवेशित लिया, ठीक है, सेम स्थिति ली है, ठीक है। इसका कथन भी वैसे ही आएगा कि माना दो प्लेटें अनंत कुचालक चादरें परस्पर समांतर रखी है, जिस पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है माइनस सिग्मा बी है, ठीक है, जिनके कारण हमें तीन स्थितियों में बिंदु P1, P2 और P3 पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका डेरिवेशन भी एज इट इज रहेगा, बस थोड़े से यहाँ शब्द है ना दिशाएं बदलनी पड़ेगी, इसलिए हमने पहले वाले को रब नहीं किया है यहाँ पर, है ना। तो चलिए पहले हम प्लेट P1 पर, बिंदु P1 पर देखते हैं बाह्य क्षेत्र में, ठीक है। तो बाह्य क्षेत्र में P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्लेट ए के कारण, है ना। तो प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की ए से दर्शाया, उसकी दिशा प्लेट ए से या ऋणात्मक किधर की ओर रहेगी। चलो सूत्र क्या होगा, सिग्मा ए टू एप्सिलॉन नॉट, और दिशा किधर की ओर रहेगी, जो ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है, ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ पर चादर बी के कारण विद्युत क्षेत्र, तो चादर बी ऋणात्मक आवेशित है, तो ऋणात्मक आवेशित देखो वो बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र हमको पता है कि ऋणात्मक चालक अगर हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर की ओर ही होगी, है ना, प्लेट बी की ओर ही रहेगी, ई बी, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। इसकी दिशा किधर की होगी, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर होगी। अब देखें यहाँ पर ई ए और ई बी, है ना, एक ऋणात्मक एक्स की ओर है और एक धनात्मक एक्स की ओर, दोनों परस्पर विपरीत दिशा में है, तो परिणामी दोनों के किसके बराबर आ जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ हम दोनों को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/2x, है ना, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और यहाँ पर, ठीक है, इसकी दिशा जो क्या रहेगी, बड़ी सदिश की दिशा में, ठीक है। यदि चादरों पर आवेश घनत्व कैसा है, एक समान हो, सिग्मा ए सिग्मा बी मान लिया हमने बराबर, तो फिर यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र ये बन जाएगा 0, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या समझ में आया हमको कि बाह्य क्षेत्र में यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह से जो दूसरे बिंदु पर हम देखेंगे, है ना, बिंदु P2 पर, बिंदु P2 कहाँ पर है, आंतरिक क्षेत्र में, ठीक है, आंतरिक क्षेत्र में प्लेटों के भाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब डायरेक्ट लिखना है, शब्दों में लिखना हो तो आप लिख देना, ये कितना ही होगा, तो दिशा देख रहे हो, है ना, धनात्मक वाली की दिशा तो दूर की ओर ही रहेगी हमेशा, ई ए, है ना। फिर ऋणात्मक वाली की दिशा जो रेन प्लेट की ओर ही रहेगी, ई बी की दिशा रेन प्लेट की ओर ही रहेगी, है ना। तो यहाँ ई और ई बी दोनों समान दिशा में आ गई, ठीक है। तो ई ए का मान लिख देते पहले, सिग्मा ए टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, किधर की ओर है ये, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है ना, दोनों धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, ठीक है। फिर इसी तरह से जो ईबी कितना आ गया, सिग्मा बी टू
एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये भी धनात्मक x अक्ष की ओर है ना। समझ में तो आ रहा है, तो सेम ही है, वैसे दोनों धनात्मक x अक्ष की ओर है। तब यहाँ पर ठीक है परिणामी, तब परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों के योग के बराबर आ जाएगा, EA प्लस EB, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं हम, EA का मान है सिग्मा A 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, जोड़ आएगी, समान दिशा में है। तो E का मान आ गया हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B, है ना, न्यूटन बटे कूलम्ब उसका मात्रक है, ठीक है। फिर इसमें भी हम स्थिति लगा रहे हैं, यदि सिग्मा A बराबर सिग्मा B, है ना, शब्दों में लिख देना, यदि दोनों प्लेटों पर आवेश घनत्व तो समान है तो उसको सिग्मा से दर्शा दिया। तो E का मान कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है ना। इसका मान आ जाएगा जो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन बटे कूलम्ब, है ना। ये रहेगा विद्युत क्षेत्र। ओके, तो यहाँ पर और इसकी दिशा किधर होगी परिणामी की, ठीक है ना, यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, मतलब आंतरिक क्षेत्र यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा, और कितना होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिशा किधर होगी धनात्मक x अक्ष की ओर, यहाँ दिशा भी लिखना है तो लिख सकते हो, धनात्मक x अक्ष की और ओके। तो ये रहा जो, मतलब यहाँ बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र आया, अभी 0 आया, आंतरिक में विद्युत क्षेत्र है। अभी P3 पर हमको देखना है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम P3 वाले पर देखते हैं। चलिए ना, नेक्स्ट देखते हैं अब हम बिंदु P3 पर, ठीक है। इसी को बदल देते हैं हम, यहाँ पर बिंदु P3 कर देते हैं बाह्य क्षेत्र में, ठीक है। तो दिशा देख ले पहले, तो जो धन प्लेट है ना, धन प्लेट की विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हमेशा धन प्लेट से दूर की ओर ही रहेगी, मतलब ये धनात्मक x अक्ष की ओर रहेगी यहाँ, ठीक है। EB की दिशा जो देखेंगे, है ना, रिम प्लेट की विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा रिम प्लेट की ओर ही रहेगी, तो ये EB इधर आएगा, है ना। अब देखते चले, यहाँ पर मान तो ऐसी रहेगी और थोड़ी दिशा बदलेगी, तो चादर A के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा A इतना ही रहेगा, है ना, ऋणात्मक किधर की ओर आएगा, ये धनात्मक की ओर, ठीक है ना, किधर आ जाएगा धनात्मक x अक्ष की ओर। फिर चादर B के कारण विद्युत क्षेत्र, तो चादर B के कारण विद्युत क्षेत्र का मान यही रहेगा, दिशा किधर आ जाएगी ये वाली दिशा, तो ऋणात्मक x अक्ष की ओर आ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा ऋणात्मक x अक्ष की ओर। अब देखो तो यहाँ पर कि दोनों EA और EB परस्पर कैसे हैं, विपरीत दिशा में दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पर कैसे हैं विपरीत दिशा में, ठीक है ना। ये मतलब यहाँ ध्यान दे देना, तो हमने शायद पहले में बदला नहीं होगा, तो एक धनात्मक की ओर है, एक ऋणात्मक की ओर है, विपरीत दिशा में है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम लिख देंगे इसको E बराबर EA माइनस EB, ऐसा जो बड़ा है ना, क्या लिख दोगे E बराबर EA माइनस EB, मतलब हमने यहाँ EB में से EA में से माइनस किया है, मतलब यदि EA बड़ा मानकर हम चल रहे हैं EB से, ठीक है, ये तब ये मान आ गया। फिर चादरों पर आवेश घनत्व एक समान है, तो आवेश घनत्व जो यहाँ मान रखोगे कितना आ गया 0 आ गया, मतलब इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, तो ये 0 आ गया, है ना। तो ये रहा जो हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र दो चादरों के कारण, जो ये है ना प्लेटों के कारण, ठीक है ना। तो ये वाली जो एक स्थिति देखे यहाँ पर, अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं दोनों से जो निकला। जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा था, अगर सजातीय आवेश हो, ठीक है, सजातीय आवेशित हो प्लेटें, तो यहाँ जैसे दोनों धनात्मक है दोनों ऋणात्मक है, ठीक है, तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र कहाँ 0 होगा,
यहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होगा और यहाँ विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है ना, इतना। ठीक है, यहाँ मतलब मान से अभी मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं कि कहाँ उपस्थित है कहाँ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो विजातीय अगर आवेश हो प्लेटों पर, विजातीय आवेश, तो विजातीय आवेश है ना, एक पे धन बोल दो एक पे ऋण बोल दो, है ना समीकरण। विजातीय आवेश अगर हो तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कहाँ विद्युत क्षेत्र, ओके, विजातीय में भी हमने देखा यहाँ भीतर में विद्युत क्षेत्र होता है और बाह्य में विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये दोनों में अंतर है। मतलब प्लेटों पर सजातीय आवेश हो तो बीच में विद्युत क्षेत्र शून्य कर देती है, बाहर विद्युत क्षेत्र उनका रहेगा, और अगर प्लेटों में विजातीय आवेश हो तो बीच में ही विद्युत क्षेत्र होगा, बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, है ना। तो ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला बिंदु, ये संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है ना। अब ये संधारित्र का सिद्धांत क्या है, तो जब हम संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि दो प्लेटों को हम इस तरह से लाते हैं तो बीच में विद्युत क्षेत्र बनाती है, बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य कर देती है। मतलब ये वाली प्लेटों का जो कॉन्सेप्ट है, संधारित्र बनाने में इसी संरचना का उपयोग किया जाता है कि दो धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित प्लेटों को परस्पर पास में लेकर आ जाते हैं। ठीक है ना। अब वो हम तभी समझेंगे संधारित्र वाले चैप्टर में, फिर भी ध्यान रखने के लिए बता दिए, है ना। तो ये था हमारे पास एक समान रूप से आवेशित दो अनंत कुचालक आधारों के कारण विद्युत क्षेत्र, यदि वो सजातीय आवेश हो या उन पर विजातीय आवेश हो गया। ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए।